बनवाने के लिए ही लाई गई। ये घूस देने का एक लीगल इंस्ट्रूमेंट बनाया गया, सरकारों को घूस देने का एक कानूनी जरिया, और उसमें भी घूस का दायरा कितना बड़ा कि अंतर्राष्ट्रीय पैसा भी लगते भारत के सिस्टम में। यानी आपने पूरा इंतजाम किया हुआ है कि भारत की जो सॉवरेनिटी है, भारत की जो सार्वभौमिकता है, उसके ऊपर भी सवाल खड़े होंगे अगर कोई कंपनी अपनी बेनामी कंपनी से भारत की सरकार की पार्टी को चंदा दे रही है। तो वो किस बिना पर चंदा दे रही है? जैसे मान लीजिए, मैं एक काल्पनिक अवधारणा में बात करता हूं कि मान लीजिए कि चीन की कोई कंपनी यहां पे पैसा दे रही है किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को, तो सीधा सीधा सवाल जुड़ेगा कि चीन के ऊपर जब वो सीमा का उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? तो ये भारत की सार्वभौमिकता, सोवरेनिटी पर बहुत बड़ा जो है वो सवाल या निशान खड़ा होता है इस स्कीम के तहत। क्योंकि अभी तक आजाद भारत में, राजीव जी, अभी तक विदेशी कंपनियों को भारत की राजनीतिक पार्टी में चंदा देने की छूट नहीं थी। क्यों नहीं थी? इसलिए नहीं थी क्योंकि भारत के लोकतंत्र को विदेशी प्रभावों से बचा के रखना था। हमको 200 साल लगे ईस्ट इंडिया कंपनी से पिंड छुड़ाने में और अंग्रेज को यहां से भगाने में। तो एक तो सबसे बड़ा ये, और दूसरा कि पूरा सिस्टम है वो घोटाले के ही हिसाब से बनाया गया कि गोपनीयता रखी जाएगी, पॉलिटिकल पार्टीज को, अपोजिशन पार्टी को नहीं मालूम होगा, और ये सारा पूरा स्कीम ही जो है वो घोटाले की आई। अब देखिए, धीमे धीमे जब इसमें इंफॉर्मेशन आएगी तब इंफॉर्मेशन ये भी आएगी कि किसने किसको कितना चंदा दिया, किसने नहीं दिया। जिसके यहाँ सीबीआई गई, इनकम टैक्स गया, जिसने चंदा दिया उसको क्या मिला। और इससे बहुत बड़ा जो निजात है, जो आज़ादी है, वो तमाम कॉर्पोरेट वर्ल्ड को भी मिलेगी, उनके यहाँ भी खुशियां होंगी। इसलिए क्योंकि 2 4 5 औद्योगिक घराने जिनको कि इस सरकार का संरक्षण प्राप्त है, जिनको जो है वो बंदरगाह और हवाई अड्डे और सारे ठेके डिफेंस के मिलते हैं, लेकिन तलवार ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की सबके ऊपर लटकती है। वो तलवार कुछ हद तक हटेगी। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे तक। राजनीतिकरण हो रहा है और ये अब राजनीति इस पे होगी, और चूंकि राजनीतिक मसला ही है और राजनीति के लिए ही चंदे लिए गए थे, तो जाहिर सी बात है इस पे राजनीति होनी भी चाहिए। देखिए, इस भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते कई सरकारें इस देश में गई हैं, भ्रष्टाचार जब मुद्दा बना है। इसमें भी अब भ्रष्टाचार की बू आ रही है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा एसबीआई, इसको छिपाने के लिए एक तरीके से कहा जाए कि समय सीमा बढ़ाने के लिए कि इसमें समय लगेगा, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको एंटरटेन नहीं किया, बल्कि उस फटकार जो थी वो अच्छे तरीके से लगाई एसबीआई को। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कोई भ्रष्टाचार की बू जो है इसमें से आ रही है, और शायद एसबीआई इसमें कुछ जो है वो छिपाना चाहता रहा होगा। जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही है उससे ये प्रथम दृष्टया समझा जा सकता है। राहुल गांधी इसी की तरफ इशारा कर रहे हैं, और राहुल गांधी ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले इस इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के 2019 में जो था इस पर काफ़ी सवाल उठाए थे, और कहा था कि ये भ्रष्टाचार का जो है एक स्रोत बनेगा और ये भ्रष्टाचार की गंगोत्री इससे बहेगी। वो चीज़ें एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, उसमें भी इस बात को कहा गया कि ये जो है जहाँ सूचना के अधिकार का उल्लंघन है, और संविधान के अनुच्छेद 19(1) का जो उल्लंघन है, ये 19(1) का, उसका भी ये उल्लंघन करता है। इसका मतलब कि ये कहीं ना कहीं जो था वो कुछ ना कुछ छिपाने की इसमें भी बहुत सारे इंतजाम किए गए थे। इसकी जो असल में बनाई गई कुल मिलाकर के जो FAQ बनाए गए इसके, जिसमें नियम जुड़े गए, उनमें भी बहुत सी चीज़ें ऐसी जुड़ी गई कि किसी भी तरीके से इसमें कुछ चीज़ें छिपाई जा सकें। जैसा प्रशांत जी कह रहे थे, असल में ये
प्रयास ये किया गया और बहुत सोच समझ के लगता है ये प्रयास किया गया कि इसके जरिए जो भ्रष्टाचार है उसको किस तरीके से लीगलाइज किया जाए, उसको किस तरीके से भ्रष्टाचार को जो एक तरीके से कहा जाए कि उसको संस्थागत रूप दिया जाए, ये इस तरीके से इसमें जो थे बनाए गए। ऐसा जो है समझा जाता है कि ये विपक्षी आरोप भी इस तरीके से हैं, जैसा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी ट्वीट किया है, राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है, दोनों ने जो ट्वीट किया है जिसको लेकर के बात की है। विपक्ष लगातार इसको लेकर के सवाल उठाता रहा है और ये सवाल उठते रहे कि भाई किस तरीके से अधिकांश चंदा जो वो एक ही राजनीतिक दल को जा रहा है और बाकी लोगों को इसमें हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। तो ये कुल मिलाकर के जिस तरह की चीज़ें हुई इससे साफ समझा जा सकता है कि राहुल गांधी ने जो कहा कि चंदे का धंधा, उन्होंने पहले भी इस शब्द का इस्तेमाल किया है, चंदे का धंधा लेकर के, और फिर उन्होंने चंदे के धंधे की बात कही है। इसका मतलब कि अब कांग्रेस और इंडिया गठबंधन खासतौर से जो है वो दोनों इस मसले को लेकर के निश्चित रूप से चुनाव में जाएंगे। हालांकि अभी ये देखना होगा कि अभी कल शाम तक का तो समय दिया गया है एसबीआई को कि एसबीआई कल शाम तक ये डाटा जो वो उपलब्ध करा देगा चुनाव आयोग को। अब एसबीआई चुनाव आयोग को क्या डाटा उपलब्ध कराता है और वो किस रूप में उपलब्ध कराता है, ये देखना है कि इसमें खेल क्या क्या हो सकते हैं। अभी संभावना ये है कि इतना आसान नहीं है अभी जो समझा जा रहा है कि ये अगर दे भी देते हैं कोई सूचना मान लीजिए दी है तो साहब 22,000 लोगों ने खरीदे हैं, अगर बॉन्ड्स खरीदे हैं तो क्या सूचना उसकी एसबी देते हैं चुनाव आयोग को, और उसमें चुनाव आयोग क्या खेल करता है अभी ये भी देखना होगा। चुनाव आयोग भी जो उसको 15 तारीख की शाम को, 15 मार्च की शाम तक उसको अपलोड करता है कि नहीं करता है, या फिर बताया जाता है कि साहब इसमें डाटा ज़्यादा है और यही कमी है, क्या कमी है, या चुनाव आयोग तो अभी अकेले हैं, इस तरह की बात सब जो कुछ आ सकती हैं। तो अभी इसमें बहुत सी कुछ चीज़ें आगे आनी हैं, लेकिन कुल मिलाकर के एक बात स्पष्ट हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के 15 फरवरी के आदेश के बाद जब एसबीआई पहुंचा 4 मार्च को सुप्रीम कोर्ट समय मांगने के लिए, मोहलत लेने के लिए 30 जून की, उसी समय ये संदेह उठना शुरू हो गए थे कि दाल में कहीं ना कहीं कुछ काला है। तो ये दाल में काला है कि पूरी दाल काली है, हालांकि कांग्रेस तो कह रही है कि पूरी दाल काली है, तो ये विपक्ष के अपने आरोप में पूरी दाल काली है, लेकिन जो एक आम नागरिक जिसको समझ सकता है साफ तौर पे, सही तौर पे, उसको भी लग रहा है कि मामला कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वरना जो सारी चीज़ें आपके पास हैं, जिसका आपने केवाईसी कराया था, जिसने चंदा दिया था, आखिर आपको आपत्ति क्या है, इसमें हर्ज क्या है कि देश को ये मालूम पड़े कि किस पार्टी को किसने चंदा दिया। बिल्कुल। और जब ये कहा गया था, ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड की स्कीम लेकर के आई गई थी, उस समय कहा यह गया था कि राजनीति में पारदर्शिता लाने के लिए है। तो राजनीति में जब पारदर्शिता लाने के लिए है और काला धन राजनीति से बाहर किया जाए इसके लिए है, तो फिर नाम बताने में हर्ज क्या है कि भाई किसने चंदा दिया। बिल्कुल। तो ये और भी स्पष्ट होना चाहिए कि चंदा कौन दे रहा है और वो क्या व्यक्ति है, किस पार्टी को दे रहा है। ये अगर और ज़्यादा स्पष्ट हो तो इसमें दिक्कत क्या है। तो कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो आया है और आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, खासतौर से सख्त चेतावनी देते हुए एसबीआई को कि आपको 12 मार्च की शाम 5 बजे तक ये डाटा देना है, और वरना हम आपके विरुद्ध जो है वो अवमानना की कार्रवाई करेंगे। अभी हम इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। यानी कि 12 कल शाम तक अगर ये नहीं दिया जाता है तो एसबीआई के बड़े अधिकारी जो सीएमडी और जो चेयरमैन हैं उनके ऊपर अवमानना की कार्रवाई भी हो सकती है। तो ये है, मुझे लगता है कि इससे बचना चाहेगा एसबीआई, क्योंकि जिस तरीके से हरीश साल्वे जब बहस कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि नहीं डाटा हमारे सब पास है और उसको दिया जा सकता है, लेकिन उसमें इफ एंड बट्स उसमें वो लगा रहे थे। तो वो इफ एंड बट्स जो था उसको सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने हरीश साल्वे को उनके ही जो दलीलें थी उसमें ही जो था एक तरीके से फांस दिया कि भाई आप सारी बातें स्वीकार करने के, डाटा भी आपके पास है, आपके पास वो नंबर भी हैं, किसने खरीदे ये भी सब कुछ है, आप बता रहे हैं कि आपकी मुंबई ब्रांच में वो साइलों में रखे हुए हैं। तो इस पर जस्टिस खन्ना जो थे उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, सीधे सीधे कुछ नहीं, जो आपके सीलबंद लिफाफे हैं उनको खोलिए और वो नाम जो है आप उठा करके चुनाव आयोग को दे दीजिए। यानी अब इसमें बचने का रास्ता एसबीआई का नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो सूचनाएं सही आएंगी कि नहीं आएंगी। हो सकता है कि इस रणनीति पे काम किया जा रहा हो। मुझे जरा थोड़ा आपको रोकना चाहूंगी मैं, हमारे जो नए दर्शक जुड़े हुए हैं मैं बता दूं कि आप देखना शुरू कर चुके हैं खरी खरी, और खरी खरी में बात हो रही है इलेक्टोरल बॉन्ड पर। इलेक्टोरल बॉन्ड पर आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, क्या सुनवाई हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने जो है एसबीआई की लताड़ लगाई है, क्या उन्होंने जो समय मांगा था वो उन्हें मोहलत दी है या नहीं दी है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी, जिनसे आज हम जानेंगे कि क्या आज सुप्रीम कोर्ट में बात हुई है, क्या आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, क्या एसबीआई को जो है मोहलत मिली है या वो अभी भी मतलब उनको अभी भी और समय दिया गया है, या उनको आदेश दिया कि उनको हाल के हाल देना है। और आपको बता दूं कि ये 5 जजों की पीठ ने इस पर आज सुनवाई की है, जिसमें चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है आज फैसला सुनाया है और इस पर जो है एसबीआई की जमकर लताड़ भी लगाई है। और इसी के साथ इस पर जो है राहुल गांधी ने, विपक्ष ने जो है ट्वीट भी किया है। जरा मैं अपनी टीम से कहना चाहूंगी कि राहुल गांधी का वो ट्वीट एक बार जरा दोबारा लगा दें। हम
दर्शकों को बताना चाहेंगे कि क्या कहा है राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने लिखा है कि नरेंद्र मोदी के चंदे के धंधे की पोल खुलने वाली है। 100 दिन में स्विस बैंक से काला धन लाने का फायदा कर सत्ता में आई सरकार अपने ही बैंक का डेटा छिपाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सिर के बल खड़ी हो गई है। इलेक्ट्रल बॉन्ड भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला साबित होने जा रहा है, जो भ्रष्ट उद्योगपतियों और सरकार के नेक्सस की पोल खोलकर नरेंद्र मोदी का असली चेहरा जो है देश के सामने लेकर आएगा। इसके साथ में उन्होंने ये भी लिखा कि क्रोनोलॉजी स्पष्ट है कि चंदा दो धंधा लो, चंदा दो प्रोटेक्शन लो। जी हां, राहुल गांधी ने जो है ट्वीट करके हमला बोला है और इसी के साथ उन्होंने बोला है कि चंदा देने वालों पर कृपा की बौछार है और आम जनता पर टैक्स की मार है। यही है भाजपा की मोदी सरकार। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला है, इसी पर हम बात कर रहे हैं और इसी पर राहुल गांधी ने जो है ट्वीट कर जो है विपक्ष पर हमला बोला है। एक बार फिर से अमलिंदु जी आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी कि राहुल गांधी के इस ट्वीट पर आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, राहुल गांधी ने इसका मतलब कि अब ये मुद्दा जो है ये अब चुनावी मुद्दा बनने जा रहा है और बनना भी चाहिए, क्योंकि ये समझा जा सकता है कि अगर इसके पीछे कोई भ्रष्टाचार है, अगर कोई भ्रष्टाचार नहीं है इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स के पीछे, तो फिर इतनी हीला हवाली नाम बताने में नहीं की जानी चाहिए थी। और जिस तरीके से जो नाम बताने की बात ही नहीं, सिर्फ जिस समय स्कीम लाई गई थी उसमें इस तरीके के क्लॉज नहीं जोड़े जाने चाहिए थे जिससे पारदर्शिता समाप्त होती हो। सुप्रीम कोर्ट ने इसी को लेकर के आदेश दिया था कि इसमें पारदर्शिता नहीं है और ये राजनीति में काले धन का जरिया बन गई है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। इस पे जिस तरीके से फैसला आया और राहुल गांधी ने जिस तरीके से इसको मुद्दा बनाया, उससे पहले भी राहुल गांधी लगातार इसको लेकर के सवाल उठाते रहे हैं। कांग्रेस इसको लेकर के सवाल उठाती रही है। बीच में एक रिपोर्ट आई थी कि किस तरीके से 30 लोगों की एक सूची जो थी वो जारी हुई थी कि उन लोगों ने वो बॉन्ड्स खरीदे हैं, मतलब जिनके ऊपर कहीं ना कहीं जो थी वो ईडी की कार्रवाई हुई थी। उसको भी लेकर के राहुल गांधी ने पहले ट्वीट किया था कि किस तरीके से जो है इसमें सब काम हुए हैं इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेकर के। तो आज जो राहुल गांधी इस इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेकर के हमला कर रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट का जो आज का आदेश आया है उसको लेकर के उन्होंने कहा है। और इससे पहले भी जो था 15 फरवरी को जब आया था आदेश सुप्रीम कोर्ट का, उस समय भी कांग्रेस ने इसका स्वागत किया था और यही कहा था कि एक तरीके से राहुल गांधी ने उस समय कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का जो चंदा लो धंधा लो ये जो कार्यक्रम बना हुआ है उसकी एक तरीके से इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो थी वो स्कीम बनी हुई थी। इस स्कीम को लेकर के लगातार संदेह बने रहे और विपक्ष इसको लेकर के लगातार हमला रहा है। आज भी सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने जो एसबीआई की तरफ से हाजिर हुए हरीश साल्वे साहब जो सीनियर एडवोकेट हैं उसकी तरफ से हाजिर हुए थे, उनसे जब बहुत सारे सवाल पूछे, वो जब अपनी सफाई दे रहे थे उसमें वो सफाई देने लगे कि हमको जो है इसका मिलान करना है कि कौन कौन से बॉन्ड हैं। तो उस पर पीठ की तरफ से सवाल किया गया कि भाई आपको मिलान क्या करना है। हमारा आदेश यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा आदेश एकदम स्पष्ट है कि आपको इस पे क्या जवाब देने हैं, मतलब आपको बताना है कि क्या है, आपको मिलान करना ही नहीं, मिलान करने के लिए कहा ही नहीं गया है। हाँ, सिर्फ आपको रिपोर्ट देनी है किसने खरीदे बॉन्ड। तो इस पे उन्होंने कहा हरीश साल्वे साहब ने कि वही हम जो है वो सारी जानकारी है, लेकिन हम इस जानकारी देने से पहले सावधानी बरत रहे हैं ताकि हमसे कोई गलत जानकारी ना चली जाए, ताकि आपको यहाँ पे मुकदमा ना हो जाए। तो इस पर जस्टिस संजीव खन्ना उन्होंने कहा कि इसमें मुकदमे की बात कहाँ से आ गई। हमारा मामला, हमारा आदेश एकदम स्पष्ट है, यानी सुप्रीम कोर्ट का आदेश स्पष्ट है, आपको उसका पालन करना था और इसमें मुकदमे की बात कहाँ से आ गई। इसमें आपको जो है कुल मिलाकर के जो मतलब ये था कि आपको इसमें संशय क्या है, आपने कायदे से मतलब पढ़ा कि नहीं पढ़ा आपने आदेश। बात यही थी कि एक तरीके से कहा जाए सुप्रीम कोर्ट ने उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जो भावना समझी जा सकती है, जो उसके अर्थ निकाले जा सकते हैं, वो अर्थ यही निकाले जा सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये समझ रहा था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है गलत दलीलें दे करके, जबकि वो दलीलें उसकी तरफ से किसी तरीके से स्वीकार नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश एकदम स्पष्ट था कि जिन लोगों ने बॉन्ड खरीदे हैं आपको उनकी, चूंकि आपने केवाईसी की है और केवाईसी करते समय आपको हर बार उसकी मतलब एक व्यक्ति अगर 3 बार बॉन्ड खरीदेगा तो तीनों बार उसकी अलग से केवाईसी होगी, ये भी उसमें शामिल है। इसका मतलब जब केवाईसी होगी तो उसका पैन नंबर क्या है, उसका आधार नंबर क्या है, उसका नाम क्या है, उसके नाम पता क्या है, उसका फोन नंबर क्या है, ये सारी चीजें आपके पास उपलब्ध हैं। तो जब आपके पास सारी चीजें उपलब्ध हैं तो आप इसको क्यों नहीं दे सकते हैं। और तो देखा जाए अमृत जी, इसमें वो कहना है कि खुद ही एसबीआई फंस गई, क्योंकि हरीश साल्वे ने ये कहा था कि जो रिपोर्ट है पूरी तैयार है लेकिन वो मुंबई ब्रांच में है और हम नहीं दे पा रहे हैं। तो इस पर जिस तरीके से उन्होंने खुद ही कह सकते हैं कि अपने लिए खुद ही गड्ढा खोद लिया, खुद ही उन्होंने चीजें बताई हमारे पास है लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं, जिस पर जो है उन्होंने पीठ ने
गुस्सा किया और उनसे बोला कि हमने कब कहा था कि आप हमें पूरी की पूरी चीजें निकाल कर दी, हमने सिर्फ आपसे रिपोर्ट कही थी कि हमने मिलान करने के लिए आपसे कहाँ कहा था। तो कहीं ना कहीं इसमें वो खुद ही फंस गए हैं आज, उन्होंने इस तरीके से जो अपनी दलीलें दी। जी निश्चित तौर पर, और सारी उनकी दलीलें जो थी उसमें उन्हें खुद ही एकदम से फंसते, मतलब हालांकि सबसे महंगे वकील हैं इस साल में, और इस सरकार की और भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो है मतलब उनसे संबंधित लोगों के तमाम मुकदमे वही लड़ते हैं। वो लाइव जुड़े हुए थे, ऑनलाइन जुड़े हुए थे, सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित नहीं थे, बाहर से जुड़े थे, शायद लंदन में रहते हैं, वहाँ से वो जुड़े होंगे, तो जहाँ से भी जुड़े हों। लेकिन वो जो दलील रख रहे थे, इसका मतलब ये था कि वो दलीलें जो भी रखे थे वो दलीलें टिक नहीं पा रही थी। हाँ, और सुप्रीम कोर्ट लगातार जो था उनसे सवाल कर रहा था। सारे जस्टिस मतलब संविधान पीठ थी, बड़ी पीठ, यानी 5 जजों की संविधान पीठ। 5 जजों की संविधान पीठ तब बनती है कि जब कोई बड़ा मसला आता है जिसपे कोई बड़ा फैसला आना होता है। इसका मतलब कि ये गंभीर मसला था इलेक्टोरल बॉन्ड का, और 5 जजों की संविधान पीठ ने इस पे आदेश दिया था। यानी कि ये सिर्फ किसी एक आदेश की अवहेलना नहीं थी, बल्कि एक तरीके से कहा जाए कि ये संविधान की भी एक अवहेलना थी अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया एसबीआई ने। इसीलिए सीजीआई ने अपने आदेश में कहा कि अगर भाई आपने इसको नहीं माना और आपने अगर कल तक नहीं इसको सबमिट किया, कल शाम 5 बजे तक, 12 मार्च को शाम 5 बजे तक, तो फिर हम आपके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करेंगे। सालवे साहब जो भी इसमें दलील दे रहे थे उसमें सबसे बड़ी बात यही थी कि वो लगातार फंसते जा रहे थे। सीजीआई ने भी उनसे सवाल किया कि भाई आपने जो अपने एफएक्यू जारी की हैं अपनी वेबसाइट पे, मतलब एसबीआई ने जो जारी की हैं, उसमें साफ बहुत सी चीज़ें हैं वो लिखी हुई हैं कि उसमें कैसे करना है, क्या नहीं करना है। तो फिर आपके पास जब सारा डाटा है तो आप उसको देने से क्यों बच रहे हैं? तो आपको देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आज जिस तरीके से हुई, तो ये एक चीज़ तो स्पष्ट हो गई कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव, जो जैसा कि विपक्ष कह रहा है, खासतौर से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कहा है कि मोदी जी का, मतलब वो तो मोदी जी का सीधा नाम ले रहे हैं राहुल गांधी, तो कि मोदी जी का ये मॉडस ऑपरेंडी है, जिस तरीके से क्रोनोलॉजी समझा रहे हैं, तो ये जिस तरीके से नाम लिए जा रहे हैं, तो इसमें एक चीज़ तो स्पष्ट हो गई है कि कहीं ना कहीं इस इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कहीं ना कहीं कोई मसला निश्चित तौर पे आर्थिक अपराध का जुड़ा हुआ है, जिसको कुछ ना कुछ छिपाने की कोशिशें की जा रही थी। अब उसमें कौन लोग इन्वॉल्व थे, कौन उसके ऊपर दबाव बना रहे थे, ये सारी चीज़ें जब लिस्ट आएगी उसके बाद जिन लोगों के नाम आएंगे, और वो कैसे नाम आते हैं, क्या उनमें कुछ हेराफेरी होती है, छिपाया जाता है, वो सब बात के मसले हैं। लेकिन जो शंकाएं व्यक्त की जा रही हैं, वो शंकाएं यही व्यक्त की जा रही हैं कि अभी भी सारी चीज़ें साफ साफ नहीं आएंगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो इतना सख्त आदेश है, और 5 जजों की संविधान पीठ का है, यानी कि बड़ी पीठ का जो फैसला है कि आपको 12 बजे तक ये सारी जानकारी देनी है। और जैसा कि सालवे साहब खुद कह रहे थे कि हम इसको जानकारी देने से इसलिए सावधानी बरतते हैं कि हम पे कोई मुकदमा नहीं चल रहा है। इसका मतलब कि एसबीआई समझ रहा है, अच्छे तरीके से समझ रहा था, पहले भी समझ रहा था, अब भी समझ रहा है कि गंभीर मसला है, इस पर उसको जानकारी देनी है और गलत जानकारी नहीं देनी है, ये भी है। तो क्या आप सवाल उठें कि क्या कोई गलत जानकारी देने के लिए इतना लंबा समय था वो लिया गया, तो 26 दिन का आपने सब समय निकाला, और फिर आप आखिर में 2 दिन पहले आप जो है पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, साहब हमको समय दे दिया जाए। अब यहाँ प्रश्न ये भी उठेंगे कि भाई आप तो मांगने गए थे 30 जून तक का समय, तो 30 जून तक का समय जब आपको नहीं मिला, तो जो जानकारी आप 30 जून तक देना चाहते थे वो आप 2 दिन में कैसे दे रहे हैं? इसका मतलब आपकी मंशा जो थी वो ठीक नहीं थी, और आप किसी ना किसी तरीके से अपनी जो सारी चीजें थी उसको आप छुपाना चाह रहे थे, ये समझा जा सकता है। मानसी जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो चीज वो 26 दिनों में नहीं दे पाए, अब उन्हें जो है कल तक देनी होगी, यानी कि वो 2 दिन के अंदर कैसे कर पाएंगे। क्योंकि अब ये सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या पता कि एसबीआई जो अब जो रिपोर्ट देगा, जो आंकड़े देगा, वो सही होंगे या गलत होंगे, इस पर भी कहीं ना कहीं अभी सवाल खड़ा हो रहा है। अमलेंदु जी क्या कहना चाहेंगे? नहीं, निश्चित तौर पर इसमें सवाल हो रहा है, लोग सवाल इस पर उठा रहे हैं कि अभी भी सही जानकारी दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी। हाँ, ये सवाल उठ रहे हैं, और ये आम आदमी के भी सवाल हैं और विपक्ष के भी सवाल हैं। और असल में ये शक की गुंजाइश बनी कैसे है? कुल मिला के बात ये कि शक की गुंजाइश बनी इस तरीके से कि अगर एसबीआई नहीं जाता समय मांगने के लिए और समय से अगर ये जानकारी देता, तो इसका मतलब होता कि भाई ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, उस पर आदेश का एसबीआई ने पालन कर लिया, कोई मामला खराब नहीं था। लेकिन उसके मांगने से ही जो था ये मामला हो गया कि इसका मतलब ये जो मांगा गया है समय, ये कुछ ना कुछ छिपाने के लिए, कोई आर्थिक अपराध करने के लिए ये किया गया है। ये एक संदेह की स्थिति जो है वो पैदा हो रही है, और ये लोगों के मन में संदेह पैदा हुआ। बिल्कुल, तो आम जनता के मन में भी ये सवाल है, पहले तो विपक्षी पार्टी सवाल कर रही थी, लेकिन अब आम जनता के मन में भी ये सवाल है कि आखिर एक क्लिक का जमाना है, आज के समय में डिजिटल का जमाना है, एक क्लिक करके सारे सर्वे, सारे आंकड़े, सारी रिपोर्ट निकल कर आ जाती है सामने। तो एसबीआई को इतना समय क्यों लग रहा है एक रिपोर्ट को निकल, जबकि इतना बड़ा जो अमाउंट होता है बिना केवाईसी के तो हो ही नहीं सकता है। तो उनको रिपोर्ट
कोर्ट देने में आखिर इतना समय क्यों लग रहा है? पहले तो उन्होंने सवाल खुद ही खड़ा कर दिया कि 30 जून का उन्होंने समय मांगा, और अब जब वो कोर्ट में दलीलें देने गए तब भी उन्होंने ये चीज बोली, जिस पर जो है पीठ ने सीधे उनको कड़े शब्दों में कहा कि केवाईसी के बिना तो कोई चीज की नहीं जाती है, लाखों का करोड़ों का बॉन्ड है, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि हमको निकालने में समय लग रहा है? हाँ देखिए, मतलब जो सवाल किसी और को पूछने चाहिए थे वो सारे सवाल जो था वो सुप्रीम कोर्ट खुद पूछ रहा था। बिल्कुल। इसका मतलब कि सुप्रीम कोर्ट को पहले से मालूम, मतलब ये आभास हो गया इनकी, वो देख करके याचिका देख करके कुछ छिपाने की कोशिश की जा रही है। और केवल सीजीआई ने सवाल नहीं पूछे, तमाम जजेस ने जो है, जो संविधान पीठ के हिस्सा थे, उन्होंने सबने सवाल जो थे वो एसबीआई से पूछे, और भाव भंगिमा से साफ समझा जा सकता था हरीश साल्वे साहब को देख करके कि वो आप बहुत असहज महसूस कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से उन पे सवाल डाल रहा है। हालांकि वो मसला हरीश साल्वे का नहीं था, मसला चूंकि एसबीआई का है, तो एसबीआई का पक्ष रखने के लिए मौजूद थे, वो तो वकील हैं। तो लेकिन उससे समझा जा सकता है कि एक वकील जो है वो अपनी मुवक्किल को जो वहाँ प्रतिनिधित्व करता है, तो वो जो कहता है उसके मुवक्किल की बात होती है, तो वो एसबीआई ही थे, मतलब इस तो उनकी उससे समझा जा सकता था कि वो समझ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है भांप रहा है इस बात को कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की जा रही है, और लगातार सब जो है इस पर सवाल पूछ रहे हैं। जैसे जस्टिस गवई ने भी सवाल पूछा उनसे, साल्वे साहब से, जस्टिस खन्ना ने तो ये भी कह दिया कि भाई आपको जो मिलान करने की कोई जरूरत ही नहीं है, आप कह रहे हैं कि आपके पास वो नंबर है और जिसने खरीदा वो आपके पास है, या आप खुद कह रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपनी याचिका में भी आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उसको समय लगेगा मिलान करने में। तो आपसे मिलान करने के लिए जब कहा ही नहीं गया है, तो आपको करना क्या है कि जो आपके पास साइलों में रखे हुए हैं, किसने खरीदे, सीलबंद लिफाफे में जाइए और सीलबंद लिफाफा खोलिए और सीधे सीधे नाम उठा करके चुनाव आयोग को दे दीजिए। यानी कि अब जाकर के ये 22,000 जो बॉन्ड्स जो हैं, लगभग 22,000 के आसपास, उनके जो जिन लोगों ने खरीदे हैं वो नाम आपको जाकर के सीधे सीधे चुनाव आयोग को दे देने हैं। अब जो शंकाएं व्यक्त की जा रही हैं, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ कई वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए थे, उन्होंने भी इसको लेकर के सवाल किए कि हो सकता है कि इसके पीछे अभी भी जो है कुछ मंशा रही हो, और इसके पीछे क्या कोई हेराफेरी की जा रही है, नाम बदले जाएंगे, क्या गलत कोई सूचना दे दी जाएगी। चूंकि ये शंकाएं भी इसलिए पैदा हुई, हरीश साल्वे साहब ने जिस से कहा कि हम कोई गलत जानकारी देना नहीं चाहते हैं, ताकि आगे चल के हम पे कोई मुकदमा कायम नहीं हो, तो इसीलिए शक की गुंजाइश उठती है कि आप मतलब गलत नाम के लिए आप क्यों आपने दे सकते हैं। भाई जब आपके पास सूचनाएं हैं, आपने उसका केवाईसी किया है एक समय में, तो वो सूचनाएं आपके पास हैं, तो इसका मतलब वो सूचनाएं सही हैं। या तो आपने उस समय केवाईसी गलत किए, अगर उस समय आपने केवाईसी गलत किए तो भी इसमें बैंक की जो है वो डिफॉल्टर होता है बैंक, एक तरीके से बैंक के ऊपर सवाल उठते हैं कि आपने जो है एक तरीके से आर्थिक अपराध में आप सहयोगी बने कुल मिलाकर के। तो इस तरह की चीजें सब हो सकती हैं। तो ये सारी चीजें जो हुई हैं, तो इसमें बैंक जो है बुरी तरीके से फंसता हुआ नजर आया है, और ये जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहा है, वो सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो इसमें लपेट रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो है वो जिस तरीके से अपना काम करते हैं। अब ये चीज़ें सामने आएंगी कि जिन लोगों ने बॉन्ड खरीदे हैं उनको क्या क्या व्यापारिक लाभ मिले, ऐसे कौन से उनमें लोग थे जिन्होंने बॉन्ड्स खरीदे जिनके ऊपर ईडी और सीबीआई के छापे पड़ चुके थे, ये भी सारी चीज़ें सब सामने आएंगी। ऐसे कौन से लोग हैं जिन्होंने वो बॉन्ड्स खरीदे और उनको जैसे कोई ठेके पट्टे मिले जाकर के सरकार की तरफ से, क्या एयरपोर्ट खरीदे जिन लोगों ने, उनके भी उसमें नाम है, जिन्होंने रेल खरीदी उनका भी उसमें नाम है ना, जिन्होंने रेलवे स्टेशन खरीदे क्या उनके भी नाम है, जिन्होंने पुलों के ठेके लिए क्या उनके भी नाम है, उन्होंने भी खरीदे। ये भी सारी चीज़ें आ सकती हैं। ये भी आ सकता है इसमें कि जिन लोगों ने बॉन्ड्स खरीदे थे उनकी ये हैसियत ही नहीं हो कि वो उस बॉन्ड को खरीद सकते हो। कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए जिसकी तनख्वाह 50,000 रुपये है, वो जाकर के 50 लाख का बॉन्ड खरीद रहा है, तो वो कहाँ से उसको खरीद रहा है, कौन व्यक्ति है वो, इसका मतलब कि केवाईसी करते समय भी कोई गड़बड़ झाला निश्चित तौर पे किया गया होगा, तभी वो सारी चीज़ें छिपाने की कोशिशें की जा रही हो, जिसको एसबीआई छिपाना चाहता था। तो ये सारी चीज़ें सब सामने आएंगी। तो ये सब मिलाकर के जिस तरह की चीज़ें हैं, ये एक तरीके से कहा जाए कि वो साफ संकेत दे रही हैं कि इसमें कहीं ना कहीं कोई मामला गड़बड़ था, और जिसको एसबीआई छुपाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। और 26 दिन का समय निकालकर भाई जो बात आपको समझ में आई 4 मार्च को कि आपको इसमें समय लग रहा है, तो ये बात आपको 15 फरवरी को ही समझ में आ गई होगी कि ये आदेश आया है, इसको हमको समय लगेगा। तो सीजीआई ने यही सवाल किया कि भाई 26 दिन तक आपने किया क्या किया, आपने हमको क्या जानकारी दी, ये आप बताइए। 26 दिन का आपके पास जो आपने समय निकाल के आप यहाँ आए हैं, तो इन 26 दिनों में आपने क्या किया, आप जो 30 जून तक का समय मांगने के लिए आए, इसका जवाब जो था वो देते नहीं बना हरीश साल्वे साहब से। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ झाला निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि एसबीआई के ऊपर कहीं ना कहीं कोई दबाव है, तभी एसबीआई जो एक क्लिक के जमाने में अभी तक जो चीजें हैं, जो रिपोर्ट है, जो आंकड़े हैं, वो जानकारी नहीं दे पा रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के दखल देने के बाद भी
और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी एसबीआई जो है मोहलत मांग रहा था। तो कहीं ना कहीं अमलिंदु जी कह सकते हैं कि किसी का दबाव तो जरूर है एसबीआई पर, जो वो इतना उसने समय मांगा, और अब कहीं ना कहीं एसबीआई तो अब तो फंसी रही है। देखिए, निश्चित तौर पे अगर दबाव नहीं होता तो एसबीआई जो है आखिरी समय में बैंक मतलब सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचता मोहलत मांगने के लिए, क्योंकि जो जानकारियां आपके पास हैं, आप कह रहे हैं कि आपके साथ मुंबई ब्रांच में आपके सारी जानकारियां हैं, ये भी वहां बताया गया साहब की तरफ से कि सारी जानकारी जो है वो मुंबई ब्रांच में है, वह 1-2 साइलों है उनमें रखी हुई है। इस पर सीजीआई ने सवाल किया, इस मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि आपके पास जानकारी सारी है लेकिन वो यहाँ नहीं है, वो मुंबई ब्रांच में और 2 साइलों में रखी हुई है। इसका मतलब वो आप साइलों खोलेंगे वो जानकारी आपके पास आ जाएगी। तो ये सवाल जो था वो किया गया। तो ये जिस तरीके से पहुंचे एसबीआई पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में इसमें रेमेडी लेने के लिए कि 30 जून तक का समय दिया जाए, असल में इसी को लेकर के आरोप लग रहे हैं और ये शंकाएं व्यक्त की जा रही हैं। देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचता एसबीआई समय मांगने के लिए और सीधे सीधे जानकारी देता, तो मुझे लगता है कि एक चुनावी मुद्दा नहीं बन पाता ये मसला इलेक्टोरल बॉन्ड का, क्योंकि फिर ये होता है कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था, उसका एसबीआई ने पालन किया और वो लेकर के जानकारी दे दी। चूंकि एसबीआई सुप्रीम कोर्ट गया समय मांगने के लिए, और समय भी इतना मांगने के लिए ताकि उसके बाद मतलब चुनाव पूरा हो चुका हो उसके बाद आए, तो ये शक की निगाहें घूमी कि इसका मतलब इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई घपला है और सरकार का इसके पीछे, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी का, मतलब सरकार के भारतीय जनता पार्टी का इसके ऊपर जो है कोई ना कोई दबाव है कि आप इसको जो है आगे तक टालिए, चूंकि बहुत सी चीज़ें खुल सकती हैं जब लोगों के नाम आएंगे कि उन्होंने बॉन्ड्स खरीदे। इसमें ये भी हो सकता है कि जैसे विदेशी लोगों ने भी इसमें बॉन्ड्स खरीदे हैं, तो वो विदेशी लोग कौन थे, जैसा मैंने कल भी कहा था, पहले भी कहा था कि ये विदेशी लोग कौन थे जिन्होंने खरीदे, ये सब नाम आ जाएंगे कि हाफिज सईद ने खरीदा था, कि वो ओसामा बिन लादेन ने खरीदा था, कि दाऊद इब्राहिम ने खरीदा था, किसने खरीदा था, ये सारी चीज़ें भी सामने आ जाएंगी। आखिर कौन सी विदेशी ताकतें हैं जिन्होंने जो थे इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और जिनकी उन विदेशी ताकतों की भारत की चुनावी राजनीति में क्या दिलचस्पी है, उनके यहाँ क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उन विदेशी ताकतों में जिन्होंने बॉन्ड्स खरीदे हैं, ये सारी चीज़ें भी सब सामने आ जाएंगी। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है कल जब ये आएगी सूचना, भले वो नाम सामने पूरे तरीके से आए नहीं आए, लोग उसका मिलान करेंगे, लेकिन जब नाम आ जाएंगे, सौंप दिए जाएंगे चुनाव आयोग को, उसके बाद फिर इसकी स्क्रूटनी निश्चित तौर पे होगी, पब्लिक डोमेन में सारी चीज़ें होंगी, चुनाव आयोग की वेबसाइट पे होंगी, जो खोजी पत्रकार हैं वो सब लोग इसकी खोजबीन करेंगे, तमाम राजनीतिक दल इसकी खोजबीन करेंगे, सिविल सोसाइटी इसकी खोजबीन करेगी कि आखिर ये चंदा किन लोगों ने दिया, किन लोगों ने बॉन्ड खरीदे और किन पार्टियों को दिया, उन पार्टियों ने इसको किस तरीके से इस्तेमाल किया, ये सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। देश के सामने एक बड़ा सच जो है इस इलेक्टोरल बॉन्ड का सामने आ सकता है, बशर्ते कल ये सूचनाएं दे दी जाएं और चुनाव आयोग जो है अभी वो कोई और आगे हिल ना करे। मालूम पड़े कि चुनाव आयोग जो है वो भी 15 मार्च को पहुंच जाए सुप्रीम कोर्ट के साथ, अभी हम इसको अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, हमको भी समय दे दिया जाए। अगर इस तरह की बात ना करे तो जाकर के मुझे लगता है कि इस तरह की होगी नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जितना सख्त है उसने जिस तरीके से आदेश दिया है एसबीआई को, तो चुनाव आयोग को भी ये लगेगा साफ तौर पर कि उसके खिलाफ भी इस तरीके का आदेश सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। इसका मतलब दोनों संस्थाएं मिलकर के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ठेंगा दिखा रही हैं, ये संदेश जाएगा। तो लगता नहीं है मुझे कि चुनाव आयोग इसमें कोई अभी गड़बड़ करेगा, उसको करना चाहिए, अपलोड करना चाहिए। ये कुल मिलाकर के अभी सारी चीजें चल रही हैं मानसी जी। बिल्कुल अमलेंदु जी, जैसे कि अभी कह सकते हैं कि 14 से 15 तारीख की बोली जा रही है कि चुनाव आयोग जो है तारीखों का ऐलान कर सकता है चुनावों का, और यही जो है 15 मार्च को अगर जो है कल तक अगर वो रिपोर्ट दे देते हैं, एसबीआई रिपोर्ट दे देती है, तो सारी की सारी रिपोर्ट जो है 15 मार्च तक जो है अपलोड हो जाएंगी। तो इसका जो असर है कितना पड़ेगा आने वाले लोकसभा चुनावों पर? देखिए, आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका जबरदस्त असर पड़ेगा। जैसे राहुल गांधी ने आज ट्वीट किया है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी जिस तरीके से ट्वीट किया, वो साफ साफ जाहिर करता है कि इस मसले को लेकर के कांग्रेस, इंडिया गठबंधन और खासतौर से कांग्रेस जो है वो अब जो है वो शांत बैठने वाली नहीं है, इसको वो मुद्दा बनाएगी और बनना भी चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले आलोक शर्मा जो कांग्रेस के प्रवक्ता है वो भी हम लोगों के साथ जुड़े हुए थे, तो उनका भी कहना यही था कि वो हम इसको जो है निश्चित तौर पर चुनावी मुद्दा बनाएंगे। हालांकि मीडिया जो है वो इसको किस तरीके से रोकने की कोशिश करेगा, ये उनका कहना था कि मीडिया इसको रोकने की कोशिश कर सकता है, लेकिन कांग्रेस इसको जो है चुनावी मुद्दा बनाएगी और निश्चित तौर पर बनना भी चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार का मसला है। प्रधानमंत्री खुद जो भ्रष्टाचार और परिवारवाद की बात करके चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जिस मुद्दे को प्रधानमंत्री मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वही मुद्दा विपक्ष के हाथ में आ गया है। और ये आदेश सुप्रीम कोर्ट का जो है ये एक तरीके से कहा जाए कि विपक्ष के हाथ में एक बड़ा हथियार बन गया है। भारतीय जनता पार्टी इससे किस तरीके से बचती है ये देखना होगा कि अब वो क्या मुद्दे लेकर के आती है। लेकिन प्रधानमंत्री जब भ्रष्टाचार का भाव बोलेंगे तो सीधे सीधे इलेक्टोरल बॉन्ड की जो है वो प्रतिगूंज जो है, प्रतिध्वनि जो है वो उनके ऊपर, उनके उसमें सुनाई देगी। मतलब एक दबाव इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। आपको याद होगा मानसी जी की इलेक्टोरल बॉन्ड के ही सवाल को लेकर के प्रधानमंत्री जब गए थे वहां संभल में, तो उन्होंने एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही टिप्पणी
जो थी वो कर दी थी कि मैं तो सुदामा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, और अगर इस समय कृष्ण होते तो उनको कोई सुदामा चावल की पोटली दे देता तो उस पर कोई अदालत जो थी उस पर आदेश कर देती कि इसकी जांच कराओ। तो ये जिस तरीके से प्रधानमंत्री इंडायरेक्टली ने कहा, इसका मतलब कि जो विपक्ष आरोप लगा रहा है और राहुल गांधी जिस तरीके से प्रधानमंत्री का साफ साफ नाम ले रहे हैं, ये संदेश जा रहा है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई बड़ा गड़बड़ घोटाला है, और शायद प्रधानमंत्री के मित्रों की इसमें कुछ भूमिका हो, प्रधानमंत्री की कोई भूमिका हो, या भारतीय जनता पार्टी की भूमिका हो, ये तो वो जाने उनकी भूमिका है कि नहीं है। लेकिन विपक्ष जो आरोप लगा रहा है उससे ये समझा जा सकता है कि विपक्ष इसमें प्रधानमंत्री को कोई खुली छूट देने के या कोई किसी भी तरीके का कोई संदेह का लाभ देने की स्थिति में नहीं है, बल्कि वो लगातार प्रधानमंत्री को ही घेरेगा। विपक्ष जिस तरीके से राहुल गांधी ने 4 मार्च को भी ट्वीट किया जब एसबीआई पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, 15 फरवरी को जब आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला, तब भी उन्होंने ये ट्वीट किया, और आज भी ट्वीट किया। वो तीनों ट्वीट में उनके एक बात साफ समझी जा सकती है, वो सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि ये जो है इलेक्टोरल बॉन्ड, ये भ्रष्टाचार का एक बड़ा स्रोत था, और इस भ्रष्टाचार में भारतीय जनता पार्टी संलिप्त है। ये राहुल गांधी का आरोप है। तो अब भारतीय जनता पार्टी इसमें संलिप्त है कि नहीं, और भ्रष्टाचार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी को साबित करना है। ना ये हमारा सवाल है, और ना हम इसके लिए कोई जो भारतीय जनता पार्टी से स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। ये खुद उनको देना है, चूंकि विपक्ष उनसे स्पष्टीकरण मांग रहा है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री परिवारवाद भ्रष्टाचार को लेकर के दूसरे लोगों से सवाल पूछ रहे हैं, उसी तरीके से आज प्रधानमंत्री से भारतीय जनता पार्टी से सवाल है कि इसमें क्या कोई भ्रष्टाचार था। राहुल गांधी जिस तरीके से कह रहे हैं कि चंदा दो धंधा दो, तो क्या इस चंदे के बदले में कोई धंधे लोगों को दिए गए हैं? क्या ऐसे लोगों को से चंदा लिया गया है, जैसा कि राहुल गांधी ने पिछली बार ट्वीट किया था कि मध्य प्रदेश के जस्टिस के मालिक थे, उन्होंने जब उनको बेल हो गई तो उन्होंने जाकर भारतीय जनता पार्टी को मतलब ये इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा। इसका मतलब राहुल गांधी कहना ये चाह रहे हैं कि अदालतों के अंदर भी जो केसेस जा रहे हैं और जिसमें इस तरीके से है, तो एजेंसियां उनकी किस तरीके से मदद करती हैं, उसके बाद फिर उसके बदले में चंदा जो है भारतीय जनता पार्टी को पहुंचता है। तो ये आरोप बड़े गंभीर आरोप हैं। अब ये मुझे लगता है कि कांग्रेस भी और इंडिया गठबंधन भी इसको लेकर के मजबूती के साथ जनता के बीच जाएगा, और ये सवाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उठेंगे, और भारतीय जनता पार्टी को देखना ही है कि वो किस तरीके से इन मसलों का जवाब दे पाती है। मानसी जी, बिल्कुल। राहुल गांधी के साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ट्वीट किया है। मैं अपनी टीम से कहना चाहूंगी मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट भी जरा दिखा दे स्क्रीन पर। उन्होंने क्या कहा है मैं आपको बताती हूं कि उन्होंने ट्वीट कर सरकार पर जो है हमला बोला है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड प्रकाशित करने के लिए एसबीआई द्वारा 4.5 महीने मांगने के बाद साफ हो गया था कि मोदी सरकार अपने काले कारनामों पर पर्दा डालने की हर संभव कोशिश कर रही है। आज के माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से देश को जल्द इलेक्टोरल बॉन्ड से भाजपा के चंदा देने वालों की लिस्ट पता चलेगी। मोदी सरकार के भ्रष्टाचार, घपलों और लेन देन की कलई खुलने की यह पहली सीढ़ी है। अब भी देश को यह नहीं पता चलेगा कि भाजपा के चुनिंदा पूंजीपति चंदाधारक किस किस ठेके के लिए मोदी सरकार को चंदा देते हैं। उसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट को उचित निर्देश देने चाहिए। मीडिया रिपोर्ट से तो ये उजागर हुआ ही है कि भाजपा किस तरह ईडी, सीबीआई, आईटी रेड डालकर जबरन चंदा वसूलती थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पारदर्शिता, जवाबदेही और लोकतंत्र में बराबरी की मौके की जीत है। तो ये जो ट्वीट है राहुल गांधी के साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी किया है, और जो है सरकार पर हमला बोला ही विपक्ष की तरफ से ट्वीट किया गया है। दर्शकों, आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जो है एसबीआई की लताड़ लगाई है एसबीआई को, और उन्होंने जो है कल तक का समय दिया है कि कल शाम 5 बजे तक रिपोर्ट वो दे दे चुनाव आयोग को, और चुनाव आयोग को भी 2 कहा है कि 15 मार्च तक जो रिपोर्ट है पूरी इलेक्टोरल बॉन्ड की वो यहां होनी चाहिए, जिस पर विपक्ष अब लगातार हमलावर हो रहा है। विपक्ष ये कह रहा है कि जनता को पता होना चाहिए कि किस तरीके से कौन सी जो राजनीतिक पार्टियों को कौन चंदा दे रहा है, कहां से चंदा आता है, ये चीजें भी पता होनी चाहिए। अमलेंदु जी क्या कहना चाहेंगे इस पर? लगातार विपक्ष जो है अब हमलावर हो रहा है सरकार पर। देखिए, विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है, और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी जिस तरीके से ट्वीट किया है, मल्लिकार्जुन खड़गे भी एक तरीके से यही कह रहे हैं कि इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का एक तरीके से भ्रष्टाचार है, और वो तो सीधे सीधे मोदी सरकार का नाम लेकर के कह रहे हैं कि मोदी सरकार को जो इस तरीका है। इसका मतलब कि अब ये मुद्दा जो है एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है, और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा संकट बन सकता है इस आने वाले चुनाव में, और ये चुनाव में एक मसला बनेगा। देखिए, अब जो अगर देती भी है सूची, एसबीआई सूची कल जो देती है, पहले तो देखना होगा कि वो सूची में क्या देते हैं, क्या नाम आते हैं, उसकी भी समीक्षा
समीक्षा की जाएगी। लेकिन ये कुल मिलाकर के मुद्दा बनेगा और सूची आएगी, और जिस तरीके की सूची आएगी और वो अपलोड होगी उस पर जाकर के चुनाव आयोग की वेबसाइट पे, उसके बाद बहुत सी परतें इसकी खुलेंगी और ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा निश्चित तौर पे बनना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को इससे बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें सामने एक तरीके से आ जाएंगी कि किन लोगों ने वो बॉन्ड्स खरीदे थे। हालांकि अब ये समझा जा सकता है कि किसी ने मान लीजिए फर्जी नाम से खरीदवा दी, मतलब फर्जी नाम क्या, कोई बड़ी कंपनी है उसने अपनी किसी एम्प्लॉय से खरीदवा दिया कि आप जाकर के बॉन्ड खरीद लीजिए, तो वो सारी चीज़ें भी सामने आ जाएंगी। जिसने बॉन्ड खरीदा है उसका तो केवाईसी हुआ है ना, तो उसके बारे में ये तो जानकारी होगी, वो कौन व्यक्ति है, उसका क्या कारोबार है, कहाँ नौकरी करता है, कहाँ रहता है, उसकी क्या आमदनी है, और इतनी उसकी आमदनी है कि नहीं, उसकी पिछले 10 सालों की क्या ITR है, उसने कितना बचाया है जो भारतीय जनता पार्टी को इतना वो चंदा दे रहा है। अगर किसी कंपनी खरीदे तो उस कंपनी का अब तक का लाभ कितना उसको मिला है, अगर लाभ नहीं मिला, मान लीजिए वो घाटे में कंपनी चल रही है, कोई शेल कंपनी है, तो उसने किस तरीके से बॉन्ड खरीद लिए। तो ये सारी चीज़ें कुल मिलाकर सामने आएंगी। इसमें देखिए बहुत बड़ी बात होगी, ये होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दावा करते रहे कि उन्होंने लगभग 3 लाख के आसपास जो है वो शेल कंपनीज बंद करवा दी। बिल्कुल। तो अब वो अगर 3 लाख के आसपास शेल कंपनीज बंद करवा दी, प्रधानमंत्री जैसा दावा करते रहे कि शेल कंपनीज बंद करवा दी, तो अगर इसमें उन शेल कंपनियों ने भी किसने खरीदा है बॉन्ड, तो ये प्रधानमंत्री की उस नीति के ऊपर भी सवाल बनेगा कि प्रधानमंत्री जिस बात का दावा कर रहे थे, इसका मतलब प्रधानमंत्री का वो दावा गलत था, सरासर गलत था कि उन्होंने शेल कंपनीज बंद करवा दी। और बल्कि होगा ये कि ये समझ में आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी को जो पैसा मिला है इन चुनावी बॉन्ड के जरिए, उसमें इन शेल कंपनियों का क्या रोल था और विदेशी ताकतों ने इसमें क्यों खरीदे, ये कुल मिलाकर के चीज़ें सामने आ जाएंगी। और फिर इसके बाद जो है PM केयर फंड को लेकर के, राफेल सौदे को लेकर के, नोटबंदी को लेकर के, इन सब को लेकर के भी एक सवाल जो है उठना खड़े होना शुरू हो जाएंगे। चुनाव सिर के ऊपर है, 15 मार्च तक चुनाव की घोषणा हो जानी थी, लेकिन चूंकि चुनाव आयुक्त ने इस्तीफा दे दिया, एक ने, केवल इस समय मुख्य चुनाव आयुक्त बचे हुए हैं। 15 मार्च को सरकार ने उस कमेटी की बैठक बुलाई है जो नए चुनाव आयुक्त का चयन करेगी, तो इसलिए 15 मार्च के बाद हो सकता है वो 2-3 दिन और डिले हो सकता है 20 मार्च तक चुनाव की घोषणा हो। लेकिन जितना अब ये इसमें डिले किया जाएगा भारतीय जनता पार्टी को, उसमें उतना नुकसान होता जाएगा, चूँकि ये मुद्दा बड़ा बनता चला जाएगा। और देखिए इसकी प्रतिध्वनि जो है वो राजनीति में सुनना शुरू हो गई है। जिस समय ये चुनाव ये आ रहा था फैसला, उसके तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी के चुरू से सांसद राहुल कसवा जो हैं वो कांग्रेस में शामिल हो गए। बिल्कुल। कल ही जो थे वो भारतीय जनता पार्टी के एक और सांसद ब्रिजेंद्र जो है वो हिसार से जो सांसद हैं वो कल कांग्रेस में शामिल हो गए। तो ये जिस तरीके से हवा बहना शुरू हुई है, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक माहौल देश भर के अंदर बनना शुरू हो गया है। हरियाणा से लेकर के राजस्थान तक, जहां सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के सांसद जीत करके आए थे 2019 के चुनाव में, लगभग 100% थे। तो अगर वहाँ से इस तरीके की हवा बह रही है और भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद जो है वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके और कांग्रेस में जा रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हवा बहना शुरू हो गई है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। उस हवा को तेज करने में ये इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक और हथियार जो है विपक्ष के हाथ में बन के आ गया है। और विपक्ष अब लगातार प्रधानमंत्री को इस पे घेरेगा कि प्रधानमंत्री जवाब दीजिए कि जिन लोगों से चंदा लिया गया, उन चंदा देने वालों से भारतीय जनता पार्टी के और प्रधानमंत्री के संबंध क्या है। इसको लेकर के विपक्ष हमलावर होगा। मानसी जी, बिल्कुल आपने कहा, अमरिंदु जी सही कहा आपने कि जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड की जो मुद्दा है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, विपक्ष को भी ये मुद्दा मिल गया है अब चुनाव के लिए। तो देखा ये जा रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मुद्दा लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वहीं जो है उनके जो सांसद हैं वो उन्हें छोड़कर जा रहे हैं और दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि पार्टी के लोग भी समझ गए हैं जो बीजेपी के साथ में है कि अगर इलेक्टोरल बॉन्ड की सारी जानकारी आती है तो कहीं ना कहीं वो भी इसमें फंस सकते हैं, तो इसीलिए वो पहले से ही वो पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी सवाल खड़ा हो रहा है। अमरिंदु जी क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए अब बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। अब चूंकि अब जिस तरीके नारा दिया जा रहा था कि 400 पार और 370 भारतीय जनता पार्टी की सीटें आएंगी, वो सब तो हवा ही हो गया। उस नारे की हवा जो है, एक तो जिस तरीके से टिकटों की घोषणा की भारतीय जनता पार्टी ने, उस सूची के आते ही हो गया। उससे पहले कुछ लोगों ने इस्तीफे दे दिए और राजनीति को नमस्ते कर दिए, कुछ ने जो है वो लिस्ट आने के बाद जारी कर दिया। और अब जो है दूसरी लिस्ट आने से पहले जो है 2 सांसद भारतीय जनता पार्टी छोड़ चले गए, तो उसकी तो हवा एक तरह से देखा जाए वो निश्चित तौर पर निकल चुकी है। अब ये हवा बनना शुरू हो गई है। लोगों को समझ में आने लगा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध और भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध अब देश में एक हवा बन रही है। और ये हवा बन रही है कि प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के संबंध जो है वो कहीं ना कहीं इस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड में जो आरोप है विपक्ष के भ्रष्टाचार को लेकर के, उसमें अब जनता को लगने लगा है कि विपक्ष के आरोपों में दम है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को सुना नहीं और खारिज कर दिया और सख्त फटकार जो थी वो SBI को लगाई। तो SBI जो क्षमा मांगने के लिए पहुंचा था, उसके पीछे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का दबाव रहा होगा ताकि वो नाम सामने ना आने पाए जिन लोगों ने इन इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भारतीय जनता पार्टी को चंदे दिए हैं। मानसी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया अमरिंदु जी, आज आपने जानकारी दी हमें इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। दर्शकों, आज आपको बता दें कि सुप्रीम